Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में FST 33 का पेपर 2 ये हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। Compounds having same oxidation state of sulfur atoms are टोटल 4 कंपाउंड हमें गिवन है। ये सारे कंपाउंड सल्फर के ऑक्सी एसिड हैं। आइडेंटिफाई करना है कि कितने कंपाउंड्स में सल्फर एटम्स का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। कंपाउंड आपको क्या दे रखा है? फर्स्ट आपको दे रखा है H2S2O8। तो सीधा आपको पता चल रहा है कि ये मार्शल्स एसिड के बारे में बात कर रहा है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसको आप बेसिकली किस तरीके से लिख सकते हो? H2S2O7 प्लस O, एक ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे एक्स्ट्रा है, मतलब कि परऑक्सी लिंक तो होगा। और H2S2O7 का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप बना सकते हो। एक अपने पास ऑक्सी एसिड में कंसेप्ट आता है पायरो एसिड का। पायरो एसिड का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऑक्सी एसिड का मॉलिक्यूल आपने लिया, कितने मॉलिक्यूल आपको लेना है? 2 मॉलिक्यूल। जब दोनों मॉलिक्यूल को आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करना मतलब कि कंडेंसेट करने के बाद वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और दोनों मॉलिक्यूल एक तरीके से ऑक्सो लिंक के थ्रू कंबाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको पायरो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं भी आता है तो भी आप बना सकते हो। जैसे कि आप देखो H2S2O7, ये बेसिकली क्या है? H2SO4, ये अपने पास सल्फर का एक ऑक्सी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आप डबल करो, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाई होता है, H2S2O7 आता है, इसका मतलब ये पायरो एसिड आपको दे रखा है। और पायरो एसिड अगर दे रखा है तो फिर उसका स्ट्रक्चर आप बहुत ईजिली बना सकते हो। बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के कुछ ऑक्सी एसिड के कॉन्सेप्ट यहाँ से रिवाइज होने वाले हैं। हाइड्रोजन कितना बचेगा? 2। सल्फर कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 - 1 ऑक्सीजन एटम, H2S2O7। मतलब कि पायरो एसिड का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बनाना है और उसके बाद एक ऑक्सीजन एटम को एक्स्ट्रा इंसर्ट करने के लिए परऑक्सी लिंक आप लगाओगे। मार्शल्स एसिड से बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा देता हूँ, बाकी डायरेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाना ये तो मुझे पता है ही सही। कंडेंसेशन किया, दोनों ऑक्सी एसिड के मॉलिक्यूल को कंबाइन करोगे तो बीच में अपने पास कौन सा लिंक आता है? सल्फर एटम का यहाँ पे ऑक्सी एसिड है। लेट अस से कि X एटम का अगर ऑक्सी एसिड होता तो X, फिर यहाँ पे बीच में क्या होगा? O, और वापस से सेंट्रल एटम X, XOX लिंकेज यहाँ पे क्रिएट होते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, किसी पर्टिकुलर यहाँ पे ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर दे के आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें कितने XOX लिंकेज हो सकता है। तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो भी आपके पास एक बिगर मॉलिक्यूल दे रखा है वो ऑक्सी एसिड के स्मॉलर मॉलिक्यूल को कंडेंसेट करने से कैसे बनेगा। जो बिगर मॉलिक्यूल दे रखा है क्या वो साइक्लिक मॉलिक्यूल है, मतलब कि मेटा एसिड का एग्जांपल है, या फिर क्या वो ओपन चेन मॉलिक्यूल है, मतलब कि पॉली एसिड का एग्जांपल है। तो फिलहाल ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं है। ये अपने पास परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, सॉरी अभी तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो एक और ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे आप इंसर्ट कर दो। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में आप दोनों सल्फर आइटम को देख लो, दोनों सल्फर आइटम का एनवायरमेंट एकदम सेम है। दोनों सल्फर आइटम 6 टाइम्स ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं, तो 6 टाइम्स अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो 6 टाइम्स सल्फर के ऊपर क्या आएगा? +1, +1 × 6। दोनों सल्फर आइटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें कितना आने वाला है? +6। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जो है ये तो आंसर हो गया। अभी मल्टीपल करेक्ट यहाँ पे आंसर्स अपने पास हो सकते हैं, तो बाकी के कंपाउंड भी आपको देखना है। फर्स्ट कंपाउंड जो हमें दे रखा था दैट इज परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड। इट हैज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आइटम्स। सेकंड H2S2O7, तो ये H2S2O7 है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देख लो, दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है। सी ऑप्शन में H2SO5, तो H2SO5 बेसिकली क्या होगा? ये तो अपने पास सिंगल ऑक्सी एसिड का मॉलिक्यूल है, प्लस उसमें एक ऑक्सीजन आइटम आपको ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, विच इज व्हाट? केरोज एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आप स्ट्रक्चर बना दो, इसमें एक ऑक्सीजन आइटम आपको इंसर्ट करना है। सल्फर एटम एक ही है, एक ही एटम है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगा, जो कि अपने पास कितना है? +6। तो सी ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा। अब डी पे आ जाओ। डी में अपने पास एक एक्सेप्शन है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, H2S2O5। तो H2S2O5 यहां पे आपको देखने से लगेगा
H2S2O5 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है? H2SO3, और H2SO3 का अगर पायरो फॉर्म बनाओगे तो उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा H2S2O5। देखना, H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 H2O, तो H2S2O5 पायरो फॉर्म है। तो फिर आपके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाओगे? सल्फ्यूरस एसिड के दो मॉलिक्यूल आपने बनाए, कंडेंसेट करके यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया। वाटर रिमूव करने के बाद कुछ इस टाइप से एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर आना चाहिए पायरोसल्फ्यूरस एसिड का। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे SOS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे सीधा सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये आपको अलग से याद रखना है। और ये एक ऑक्सीजन आइटम जो है सल्फर आइटम के ऊपर आप अटैच कर दो, कुछ इस तरीके से पायरोसल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर होता है। एक्सेप्शन है, अच्छे से याद रखना। अब पायरोसल्फ्यूरस एसिड में देख लो, दोनों सल्फर आइटम का एनवायरनमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे सल्फर आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3 आएगा। इधर कितना आएगा? +5 आएगा। दोनों सल्फर आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये पूछा था कि सल्फर के जो ऑक्सी एसिड दे रखे हैं, इनमें अगर एक से ज्यादा सल्फर आइटम प्रेजेंट है तो हर किसी सल्फर आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए। ऐसा केवल कहाँ हुआ? ABC ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में दोनों सल्फर आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ABC। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सॉल्ट ब्रिज? तो ये एकदम कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सॉल्ट ब्रिज के जितने भी फंक्शंस है अगर वो आपको पता है, और सॉल्ट ब्रिज की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होती है ये भी अगर आपको पता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 4 थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दे रखे हैं, पता करना है कि कौन सा सही है। कोई यहाँ पे मैं गैल्वेनिक सेल का डायग्राम नहीं बनाने वाला हूँ, सीधा हम पता कर लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है ये सही है कि गलत है। पहला, इट प्रोवाइड्स अ काउंटर आयन टू रिमूव LJP लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है। सॉल्ट ब्रिज से क्या होता है कि दोनों जो अपने पास कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट होते हैं, इन दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये बेसिकली क्या करता है? मिनिमाइज। फर्स्ट इज करेक्ट। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुज आयंस डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। बिल्कुल सही है। जो भी अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम सॉल्ट ब्रिज के लिए चूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज में अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक पेस्ट अपन अगर जेली में इंसर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसी तरीके से सेलेक्ट आपको करना होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन और एनायन है, इन दोनों की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए ताकि दोनों की आयोनिक मोबिलिटी सेम रहे। सेकेंड, सॉल्ट ब्रिज का जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इस तरीके से चूज करना है ताकि कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट में ये मिक्स होने के बाद वहाँ जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है ना उनके साथ रिएक्शन ना करे, क्योंकि अगर ये रिएक्शन करेगा तो कुछ प्रेसिपिटेट वगैरह बन जाएगा और सॉल्ट ब्रिज अपना बेकार हो गया, गैल्वेनिक सेल काम करना ही बंद कर देगा। तो ये बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट होती है कि सॉल्ट ब्रिज में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको इस तरीके से चूज करना है कि कैटायन और आयरन की आयनिक मोबिलिटी सेम हो, और दूसरा कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ना करे। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपको करेक्ट ही दे रखा है। सी, इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद आयंस हैविंग कंपेरेबल मोबिलिटी, एकदम करेक्ट। एंड डी, इट कंप्लीट्स इनर सर्किट, ये भी एकदम करेक्ट है। गैल्वेनिक सेल अगर आपने बनाया तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? एनोड पे नेगेटिव होता है, कैथोड पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है आउटर सर्किट में, और कैथोड से एनोड की तरफ इनर सर्किट में आयंस का मूवमेंट होता है। आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और इनर सर्किट में आयंस का मूवमेंट होता है, और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखा जाए तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में चारों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट? टोटल 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है पैराक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैराफ्लोरोफिनॉल। तो GOC का क्वेश्चन हो गया बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ। ये ऑप्शन आप देखो, पैराक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू पैराफ्लोरोफिनॉल। तो क्लोरो और फ्लोरो इन दोनों पे क्या प्रेजेंट है बेटा? लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो प्लस एम तो लगता ही है, साथ ही साथ क्या लगता है? माइनस आई। और आपको पता ही है कि प्लस एम और माइनस आई में हेलोजेंस के केस में क्या डोमिनेट करता है? माइनस आई। माइनस आई डोमिनेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है इनका।
और जहां पर किसी भी एसिडिक ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप अगर आप लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन लगाने से फिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब ये देखना कि क्लोरीन की वजह से ज्यादा इंक्रीज होगा या फ्लोरीन की वजह से ज्यादा इंक्रीज होगा। अब तुम में से कई लोग क्या कर सकते हो कि सर माइनस आई नेचर जब डोमिनेट कर ही रहा है तो माइनस आई तो ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होगा। तो बेसिकली फ्लोरोफिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्लोरोफिनॉल से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये बिल्कुल एकदम गलत सोच है, ए ऑप्शन आपको करेक्ट ही दे रखा है। दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। फ्लोरीन और क्लोरीन में से माइनस आई ज्यादा होता है फ्लोरीन का, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे माइनस आई के साथ साथ प्लस एन भी लग रहा है और माइनस आई जो नेचर है वो डोमिनेट करता है तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर आ रहा है। अब ध्यान से देखना, माइनस आई वर्ड यूज नहीं करूंगा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा किसका होता है, जब हेलोजेंस के दोनों इफेक्ट ऑपरेट करते हैं। तो फ्लोरीन से ज्यादा ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर आता है क्लोरीन का, जब दोनों इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से फ्रेम कर देता तब तो एकदम आसान था कि OH के रेस्पेक्ट में फ्लोरो और क्लोरो आपने कहाँ लगा दिया, मेटा पे। तो मेटा पे फ्लोरो और क्लोरो का जो प्लस एम ऑपरेट करेगा उसका फायदा या नुकसान OH को तो पहुंचेगा नहीं। तो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन का माइनस आई पे तो प्लस एम पे तो ध्यान मत दो, केवल यहाँ पे क्या ऑपरेट कर रहा है एक तरीके से माइनस आई। और माइनस आई तो ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का। जितना ज्यादा माइनस आई होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा आएगी फिनॉल की। तो यहाँ पे तो मेटा फ्लोरोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू मेटा क्लोरोफिनॉल। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में पैरा क्लोरोफिनॉल ही ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू पैरा फ्लोरोफिनॉल, बिकॉज हियर हैलोजेंस हैव प्लस एम एंड माइनस आई बोथ। Overall nature is electron withdrawing and electron withdrawing nature is higher for chloro group in comparison to fluoro group। एक तो आप ये देखो, और दूसरा कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी से भी साबित कर सकता हूँ कि क्लोरोफिनॉल यहाँ पे ज्यादा एसिडिक आएगा। दोनों के कॉन्जुगेट बेस आप बनाओ, कॉन्जुगेट बेस क्या बनेंगे, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, रेजोनेंस करने के बाद नेगेटिव कहाँ जाएगा, ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे। पैरा पे जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे फिल्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी फिल्ड ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल भी है 3D। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन के 3D ऑर्बिटल में जाके डीलोकलाइज होगा। यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस है, जो नेगेटिव चार्ज है उसका डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, डीलोकलाइजेशन ज्यादा है तो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और ये कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल है तो क्लोरोफिनॉल ज्यादा एसिडिक आएगा इन कंपैरिजन टू फ्लोरोफिनॉल व्हेन क्लोरो एंड फ्लोरो बोथ आर अटैच्ड एट पैरा पोजीशन। तो ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, करेक्ट। चलो बी ऑप्शन पे आ जाते हैं। स्क्वेरिक एसिड डाइएनाइन हैव आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और सी और डी में क्या दे रखा है कि स्क्वेरिक एसिड डाइएनाइन में कार्बन ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड इक्वल हैं, कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड इक्वल हैं। तो बी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद सी और डी अपने आप ही आ जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो सबसे स्टैंडर्ड स्पीशीज आपको बताते हैं स्क्वेरिक एसिड डाइएनाइन, क्योंकि स्क्वेरिक एसिड डाइएनाइन में आप जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल बनती है। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने पास कितनी आती है, 4। अगली बार पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, राइट में। और जिन कार्बन आइटम पे पाई बॉन्ड नहीं होगा वहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी कुछ ऐसी। टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है स्क्वेरिक एसिड डाइएनाइन का। सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल हैं, इक्वली स्टेबल है। रेजोनेंस हाइब्रिड में सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा तो आप इनका एवरेज वैसा ही ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस हाइब्रिड में जिसका ज़्यादा स्टेबिलिटी उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, जिसका कम स्टेबिलिटी उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो बेसिकली एवरेज आप थोड़ा मैथमेटिक्स के तरीके से तो ले नहीं सकते हो। आपको केवल जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डोमिनेट करती है स्टेबिलिटी में उसी के हिसाब से रेजोनेंस हाइब्रिड के आंसर आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब भी अपने पास इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो हर किसी का जो कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वल आता है। तो सिंपल मैथमेटिक्स के तरीके से जो एवरेज आप लेते हो ना, उस एवरेज को निकाल के आप आंसर बता सकते हो। तो वो आंसर फिर कब क्या आता है अपने पास कि जैसे ही अपने पास इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात आती है तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है और जितने भी डबल बॉन्ड है सब इक्वल हो जाता है। डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहता, सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता, सभी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के बन जाते हैं और एग्जैक्टली इक्वल बनते हैं।
चेक करके दिखा देता हूँ। इस बॉन्ड पे आप ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड है 1.0 बॉन्ड ऑर्डर, 1.0, 2.0 एंड 2.0। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना हो गया 6.0 डिवाइडेड बाई 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा इसका 1.5। ये कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। अब एक डबल बॉन्ड का देख लेते हैं, डबल हो गया, सिंगल हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, टोटल कितना हो गया बेटा 6 डिवाइडेड बाई 4। जो बॉन्ड मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया था इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5। तो सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, हर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है। सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल हैं। और सिमिलरली आप कैलकुलेट कर लेना, सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी इक्वल होंगे। कार्बन कार्बन में ना तो कोई सिंगल बॉन्ड होगा और ना ही कोई डबल बॉन्ड होगा, हर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1.25 आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 ABCD। Question number 4. Vapor pressure of solid benzoic acid has been found to obey the relationship in the neighborhood of 298 Kelvin as LNP, that is equal to A minus BT। सॉलिड बेंजोइक एसिड है, आप इसका सब्लिमेशन करना चाहते हो तो सॉलिड और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। और इस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश जब हो रहा है तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन दे रखा है LNP, that is equal to A minus BT। और ये जो रिलेशनशिप है अपने पास 298 केल्विन की टेम्परेचर रेंज में वैलिड है। ठीक है, ए और बी का वैल्यू आपके पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर करेक्ट एट 298 केल्विन फॉर द सब्लिमेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। टोटल 4 वैल्यूज आपको दे रखी है, डेल्टा G नॉट, डेल्टा S नॉट और डेल्टा TH नॉट। इन सब की वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई करनी है, कौन सा करेक्ट है अपने आप ही पता चलेगा। बेंजोइक एसिड C6H5COOH सॉलिड फॉर्म से कहाँ पे बेटा, सब्लिमेशन में सीधा एक गैसियस फॉर्म में। इसके लिए एक इक्वेशन दे रखा है LNP इज इक्वल टू A माइनस BT। ए की वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, ये अपने पास जो बेंजोइक एसिड का वेपर है, इस वेपर का वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ दे रखा है। वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ दे रखा है। 1 मिनट आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, Kp लिखने में आएगा, एक ही गैसियस टर्म है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है, जो C6H5COOH वेपर है, इसके वेपर प्रेशर के इक्वल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू आ रही है। तो एक तरीके से ये आपको वांट ऑफ इक्वेशन ही दे रखी है। वांट ऑफ इक्वेशन में अपने पास क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो उसका रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके साथ टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन दे रखा था, जबकि ये जो प्रेशर की वैल्यू है ये एग्जैक्टली Kp के इक्वल है। तो बात तो वही हो गई ना, यहाँ पे आपको दे ही क्या रखा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है उसके साथ टेम्परेचर का रिलेशनशिप दे रखा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ln Kp इज इक्वल टू A माइनस BT। एक तो ये इक्वेशन अपने पास दे रखा है, और दूसरा इक्वेशन आप थर्मोडाइनेमिक्स से आइडेंटिफाई करो। ऐसा इक्वेशन आइडेंटिफाई करो जिसमें कि डेल्टा G नॉट भी हो, Kp भी हो, और फिर उन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करोगे तो शायद आपको डेल्टा H नॉट, डेल्टा S नॉट इन सब की वैल्यू पता चले। कैलकुलेट करते हैं बेटा। इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का इक्वेशन होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। ये तो एक जनरल इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो डेल्टा G नॉट कितना हो जाता है माइनस RT ln Q, और Q की वैल्यू हो जाएगी K। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू एक और अपने पास स्टैंडर्ड स्टेट पर रिलेशनशिप होता है, क्या होता है बेटा, डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, और जो भी अपने पास फेज चेंज की इक्वेशन होती है उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे अज्यूम करना ही होता है। यहाँ पे अपने पास सब्लिमेशन टेम्परेचर या 298 केल्विन टेम्परेचर जो आपको दे रखा है उसकी बात कर रहे हैं। तो डेल्टा G नॉट की जगह अगर आप यहाँ पे माइनस RT ln Q पुट करें तो एक नया सा इक्वेशन आपको बन जाएगा जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का टेम्परेचर के साथ एक रिलेशनशिप आएगा, माइनस RT ln K। गैसियस रिएक्शन है, Kp लिख देता हूं, और ln Kp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाई RT प्लस हो जाएगा डेल्टा S नॉट डिवाइडेड बाई R। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे Kp का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप डिराइव किया है, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब थर्मोडाइनेमिक्स आप पढ़ते हो तो ये रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी पता है, ये रिलेशनशिप आपको पता है, और एग्जैक्टली यही रिलेशनशिप आपको ए और बी की टर्म में दे रखा है। तो बस दोनों को कंपेयर करो, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एस नॉट का आंसर आ जाएगा। ई की वैल्यू है 22.88, तो डेल्टा एस नॉट डिवाइडेड बाई आर दैट इज इक्वल टू 22.88 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आंसर आ गया, मल्टीप्लाइड बाई आर हो जाएगा ये। अगला अपने पास क्या है, डेल्टा माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर 1/t में वहाँ क्या है बी, सॉरी माइनस बी, तो डेल्टा एच नॉट अपने पास कितना हो जाएगा, बी कितना है 1.07 इंटू 10⁴ केल्विन इंटू आर कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू आर ही रहने देते हैं, तो ये जूल पर मोल में आ जाएगा, केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 10.7 इंटू 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल इज व्हाट, किलो जूल, 10.7 आर। तो डेल्टा एस नॉट का आंसर आ गया, डेल्टा एच नॉट का आंसर आ गया। डेल्टा जी नॉट का आंसर आप कैसे लाओगे, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, टी की वैल्यू 298 है, डेल्टा एस नॉट आपने निकाला है, डेल्टा एच नॉट आपने निकाला है, तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। तो सारे आंसर इसमें करेक्ट ही दे रखे हैं, ए बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन अपने आप इनकरेक्ट है। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 10.7 आर है, तो माइनस 10.7 आर नहीं हो सकती, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, और ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। टोटल अपने पास इनऑर्गेनिक में 4 ऑर्डर दे रखे हैं, इन 4 ऑर्डर में देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑर्डर है लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, सिलिकॉन के हैलाइड आपको दे रखे हैं, और सिलिकॉन के हैलाइड में आपको बता रखा है कि सिलिकॉन फ्लोराइड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन आयोडाइड। तो ये एकदम सही है, सिलिकॉन फ्लोराइड का ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब देखना आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर अब जब मैं BF3, BCl3 और BBr3 और Bi3 का लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पढ़ा है, तो कैसे आपने देखा होगा कि बोरोन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 1p ऑर्बिटल in the boron atom is empty and this empty orbital can accept electron, therefore BF3 or BCl3 or any trihalide of boron can be Lewis acid because it has empty orbital and it can accept electron। अब ये empty orbital की बात आप देखो, ये सब बैक बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है। बोरोन की आउटर मोस्ट शेल सेकंड होती है, सेकंड शेल में 2p ऑर्बिटल ही खाली होगा। फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल भी सेकंड होती है, सेकंड शेल में 2p ऑर्बिटल में ही लॉन पेयर होगा। ये लॉन पेयर 2p ऑर्बिटल में इस तरीके से बैक बॉन्डिंग कर सकता है, 2p बैक बॉन्डिंग है। और बैक बॉन्डिंग अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होती है बेटा, 2p बैक बॉन्डिंग है, तो 2p का जो पाई बॉन्ड बनेगा बोरोन और फ्लोरीन के बीच में स्ट्रांग ही बनेगा, बहुत अच्छा बैक बॉन्डिंग है। बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो दूर किया जा रहा है, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो ये जो बोरोन एटम है इसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। तो सबसे कम लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होती है BF3 की, सबसे ज़्यादा लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होती है Bi3 की। क्यों? क्योंकि Bi3 में बोरोन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो तो होगा 2p और आयोडीन का फिल्ड ऑर्बिटल है 5p के इलेक्ट्रॉन 2p में, ये जो ओवरलैपिंग है ये तो बिल्कुल ही घटिया है, तो यहाँ पे तो मतलब बैक बॉन्डिंग 0% ही है। तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं है तो बोरोन एटम का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, और उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अपने पास बैक बॉन्डिंग का जो फैक्टर है वो डोमिनेट करवा के आप लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का कैरेक्टर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हो। तो सिमिलरली अगर सिलिकॉन के जो टेट्रा फ्लोराइड है या जो टेट्रा हैलाइड है, यहाँ पे भी देखा जाए तो सिलिकॉन आयोडाइड में ही बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगा। सिलिकॉन के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो सिलिकॉन टेट्रा आयोडाइड का जो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कैरेक्टर है वो आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बिल्कुल गलत है। सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड का ही एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्यों? सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एटम है, और थर्ड पीरियड के एटम में जो बैक बॉन्डिंग का फिनोमेना है वो वैसे भी डोमिनेट नहीं करता है, किसी में भी नहीं करेगा।
यहाँ पे ये जो बैक बॉन्डिंग है या जो रेजोनेंस है ना, ये रेजोनेंस यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा, सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट से आपका आंसर आएगा। फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा माइनस आई होगा सिलिकॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतना ही ज़्यादा होगा, और सिलिकॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कैरेक्टर इज इंक्रीज्ड। ए ऑप्शन सही है। बी पे आ जाओ। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पर क्लोरेट आयन से ज्यादा है पर ब्रोमेट आयन का, और पर ब्रोमेट आयन का पर आयोडेट आयन से भी ज्यादा है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता बेटा। ये जो पर क्लोरेट ClO4 माइनस, BrO4 माइनस और IO4 माइनस, इन तीनों में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है पर ब्रोमेट आयन का, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट दे रखा है। इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आप एक बार देख लेना। डाइमराइजेशन टेंडेंसी, ठीक है, AlCl3 डाइमराइज होके Al2Cl6 बनाता है। डाइमराइजेशन टेंडेंसी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। पहली बात तो ये जो डाइमराइजेशन का फिनोमेना है वो किसके लिए होता है? कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए, आयनिक मॉलिक्यूल के नहीं होता। आयनिक मॉलिक्यूल में तो कोई बॉन्ड ही नहीं होता ना, आयनिक मॉलिक्यूल में तो आयंस होते हैं। जैसा कि AlF3 कंप्लीटली आयनिक है और आयोनिक है तो Al3 प्लस यहाँ पे प्रेजेंट है और F माइनस प्रेजेंट है। Al3 प्लस ऑक्टेट कंप्लीट, F माइनस ऑक्टेट कंप्लीट, और वैसे भी ऑक्टेट की बात ही नहीं करते। आयनिक है AlF3 तो यहाँ पे Al3 प्लस और F माइनस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे तो कोई डाइमराइजेशन की बात हो ही नहीं सकती। Ali3 यहाँ पे कोवलेंट है और कोवलेंट है तो यहाँ पे डाइमराइजेशन हो सकता है। कोवलेंट मॉलिक्यूल में डाइमराइजेशन क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम का यहाँ पे ऑक्टेट कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन का, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इस इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम के जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो डाइमराइज हो सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन डाइमराइज में एक दूसरा फंडा ये आ जाता है कि जब डाइमराइज होता है तो बीच में जो ब्रिजिंग एटम आता है ना, उस ब्रिजिंग एटम की साइज क्या होनी चाहिए? छोटी, तब जाके डाइमराइजेशन सक्सेसफुल है। अगर आयोडीन जैसा वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका जो डाइमराइजेशन टेंडेंसी वो नेग्लेजिबल ही होगा। Al3 का डाइमराइज्ड प्रोडक्ट Al2I6 होता ही नहीं। जो साइड एटम है, जो ब्रिजिंग एटम है, उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो आयनिक कैरेक्टर है, यहाँ पे कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए डाइमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे बिगर साइज ऑफ आयोडीन की वजह से डाइमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। दोनों का डाइमराइजेशन टेंडेंसी सबसे कम दे रखा है, एकदम सही है। क्लोरीन और CH3, क्लोरीन एक ऐसा साइड एटम है जिसके पास लॉन पेयर है, तो जिस एटम के पास लॉन पेयर होता है ना, वो डाइमराइजेशन कैसे करेगा? अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को एल्यूमिनियम एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो बेसिकली 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, और यहाँ पे साइड एटम या साइड ग्रुप कौन है? CH3। CH3 में कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है। विदाउट लॉन पेयर वाला एटम या विदाउट लॉन पेयर वाला ग्रुप भी ब्रिज बॉन्डिंग तो कर ही लेता है। कौन से बॉन्ड बनते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ब्रिज बॉन्डिंग यहाँ पे भी है, ब्रिज बॉन्डिंग यहाँ पे भी है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन इस केस में ब्रिज बॉन्डिंग थोड़ा सा अच्छा होगा क्योंकि क्लोरीन एटम की जो साइज है वो कम है और CH3 एक ग्रुप है, ग्रुप की साइज बड़ी होगी, तो जो भी ब्रिजिंग ग्रुप अपने पास होता है उसकी साइज के ऊपर ब्रिजिंग टेंडेंसी आप बता सकते हो। तो डाइमराइजेशन टेंडेंसी AlCl3 का सबसे ज़्यादा होगा। सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब डी ऑप्शन पे आ जाओ। डी ऑप्शन में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है, और कुछ मेटेलिक ऑक्साइड हैं, कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, H2O, CO2 और ये Tl2 टैलियम ऑक्साइड। मेटल्स के जो ऑक्साइड है वो बेसिक है, मेटल्स का मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा ऑक्साइड का। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो जो ऑक्साइड है उसका एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ये आपको ऑलरेडी पता है। पीरियोडिक टेबल में आप इनका लोकेशन देख लो। कैल्शियम S ब्लॉक में मेटल है, आगे जाओगे तो कॉपर ऑक्साइड, ऊपर जाओगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, आगे जाओगे तो H2O। ऑक्साइड क्या? हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है बेटा, हाइड्रोजन तो इधर होगा ना, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। वैसे भी आपको पता है कि H2O तो न्यूट्रल होता है, बाकी क्या बचा? Tl2। तो कार्बन के आगे यहाँ क्या होता है? बोरोन। बोरोन में सबसे नीचे टेलियम, टेलियम इज अ मेटल। इधर जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो ये तो एकदम सही है बेटा कि CO से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा CO2 होगा, उससे ज़्यादा होगा H2O का, और उससे ज़्यादा CO2। CO2 तो एक्चुअली में एसिडिक है। CO2 को वाटर में मिक्स करो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड आपको मिलता है, नाम ही एसिड है उसका।
और Tl2O का जो ऑक्साइड है बेटा, ये तो मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेस होगा। तो बेसिक ऑक्साइड है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी तो उसको पीछे आना चाहिए। पीछे इसकी लोकेशन दे नहीं रखी है, इसकी लोकेशन लास्ट में दे रखी है, लेकिन साइन ऐसा बना रखा है। तो ये भी एकदम सही हो गया कि Tl2O के कंपैरिजन में CO2 का जो ऑक्साइड है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। मतलब इसकी लोकेशन आइडियली इधर कहीं पे दिया जाना चाहिए था, फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये ऑर्डर दे रखा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको आई नहीं ऑर्डर को ट्रू करने में, और यहाँ पे भी ऑर्डर ट्रू है क्योंकि Tl2O के कंपैरिजन में कार्बन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। और इनफैक्ट ये एसिडिक तो होता ही नहीं है, Tl2O टेलियम का जो ऑक्साइड है वो कम्प्लीटली बेसिक ही होता है। तो जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर हो जाएगा ABCD। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन एट इक्विलिब्रियम इज और आर ट्रू। तो कोई भी अपने पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसमें इक्विलिब्रियम पे कुछ कंक्लूजन आपको दे रखे हैं। टोटल 4 कंक्लूजन है, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में है, एंट्रोपी के बारे में है। तो सबसे पहले तो मैं जनरली आपको वैसे ही बता देता हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है सिस्टम की और जो एंट्रोपी की वैल्यू है, जिस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है तो इन सब की वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो नॉर्मली सोचो सबसे पहले तो कि इस यूनिवर्स में जो भी रिएक्शन हो रही है सबसे पहले तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन ही है। कंप्लीटली रिवर्सिबल 100% रिवर्सिबल रिएक्शन तो हो नहीं सकता, या रिवर्सिबल प्रोसेस। एक ऐसा लॉ भी तो है अपने पास कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक तरीके से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलती जा रही है। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है यूनिवर्स की। मैं अकेले सिस्टम की बात नहीं करता हूँ, सराउंडिंग की बात नहीं करता हूँ, टोटल मिला के यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज इट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, बिकॉज इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब दूसरा एक और देखो, जब भी किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप मिक्स करोगे तो वो मिक्स करने के बाद रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे, और इक्विलिब्रियम आने से पहले तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही है, फॉरवर्ड में ही जा रहा है। इक्विलिब्रियम आने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाता है, और वहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो जब तक इक्विलिब्रियम आता है तब तक तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग। तो यही फंडा आपको ऑलरेडी पता भी है, वापस से बता दिया कि जब भी किसी रिएक्शन को आप स्टार्ट करते हो तो इक्विलिब्रियम आने तक रिएक्शन का जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज होता रहता है, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है, और जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, जीरो नहीं होती है, मिनिमम हो जाती है। इक्विलिब्रियम आने के बाद गिब्स फ्री एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो, ये भी आपको पता है। और इक्विलिब्रियम से आगे रिएक्शन कंप्लीट हो नहीं सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है। इक्विलिब्रियम से रिएक्शन आगे ले जाके अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो कुछ काम करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम से आगे रिएक्शन कंप्लीट होने तक क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस है तो वापस से क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीजिंग। तो ये आपको गिब्स फ्री एनर्जी का फंडा बता दिया कि टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम तक गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। At time t equal to equilibrium, Gibbs free energy value of the system is minimum. There is no change in Gibbs free energy. और equilibrium से आके time t equal to infinite तक अगर आप जाओगे तो फिर वहाँ पे Gibbs free energy की जो वैल्यू है वो वापस से इंक्रीज होगा। एंट्रोपी की बात करें, 0 टाइम से लेकर टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली चल रहा है, मतलब एक तरीके से इरिवर्सिबल रिएक्शन टाइप है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन टाइप है तो यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज। तो टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम तक जो टोटल एंट्रोपी है सिस्टम और सराउंडिंग, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स और टोटल एंट्रोपी ऑफ दिस पर्टिकुलर सराउंडिंग प्लस सिस्टम इज इंक्रीजिंग। और इक्विलिब्रियम आते से ये जो एंट्रोपी की वैल्यू है ये क्या हो जाती है, मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम पर फिर एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और कोई भी थर्मोडाइनमिक पैरामीटर इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट ही होता है। तो जो एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है, अब चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाता है, वहाँ पे 0। और अगर मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम से आगे आप बढ़ना चाहते हो, इक्विलिब्रियम से आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियसली आपको एक रिएक्शन करवानी पड़ेगी जिसमें एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज।
और ध्यान रखना कि ये सब किसके बारे में बात हो रहा है, टोटल एंट्रोपी के बारे में बात हो रहा है, सिस्टम की अकेली एंट्रोपी के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो एंट्रोपी टाइम टी इक्वल टू 0 से लेकर टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम तक किस तरीके से वैरी करती है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम किस तरीके से वैरी करता है, ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। और इन दोनों बातों के लिए ये टोटल अपने पास स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट को आप एनालाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला स्टेटमेंट है, इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0 देन के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1। चेक कर लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का अपने पास एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस आर टी एल एन क्यू की वैल्यू हो जाती है के। इसने ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, इफ डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है मतलब कि ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, तभी एल एन के नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव है तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा, ए ऑप्शन करेक्ट। बी देखो, इफ डेल्टा जी वैल्यू हैज़ अ वेरी वेरी लार्ज नेगेटिव, जैसे मान लो -10,000, तो क्या बोला है, द रिएक्शन प्रीडोमिनेंटली लाइज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एकदम सही है बेटा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होगी तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में होगी, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में है, 10⁻³ से अगर ज़्यादा है, तो क्या बोलते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 99.99% कंप्लीट होने के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म है, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सारा बन गया है, और रिएक्शन जब कंप्लीट होता है उससे जस्ट 1 सेकंड पहले ही अपना इक्विलिब्रियम सेटल हुआ है। करके देख लो, -10,000 इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, माइनस माइनस गया, और यहाँ पे आर टी का डिवाइड करो, 2.303 का फैक्टर एडजस्ट करो, लेटस से कि 10 ही अगर बच गया तो लॉग के हो जाएगा, के कितना हो जाएगा, 10⁻10, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स in fact it is also greater than 10⁻3, that means product has already been formed और ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तब जाके इक्विलिब्रियम अपना एस्टेब्लिश हुआ है। तो ए और बी तो करेक्ट हो गया। सी पे देखो, एज रिएक्शन प्रोसीड्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस एंड बिकम्स 0 फाइनली। गलत है बेटा, टाइम टी इक्वल टू 0 से टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम तक गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड बिकम्स मिनिमम, नॉट 0। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत है। टाइम टी इक्वल टू 0 से टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम तक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, ऐसा नहीं है, टोटल एंट्रोपी इंक्रीजेस। सिस्टम की एंट्रोपी तो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टोटल एंट्रोपी इंक्रीज होती है। जैसे मान लो सिस्टम में आप देख लो ना, कोई गैसियस रिएक्शन चूज कर लेते हैं, गैसियस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस घटेंगे तो एंट्रोपी घटेगी। तो किसी भी टाइप की रिएक्शन हो सकती है जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। बेस्ड ऑन दैट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम में इंक्रीज और में डिक्रीज, लेकिन जो टोटल एंट्रोपी है अपने पास, जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है, इक्विलिब्रियम अचीव होने तक टोटल एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो सी और डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए और बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब ये रिएक्शन आपको क्या दे रखा है, कार्बोनिल कंपाउंड है, एसिड डेरिवेटिव है, और उसी के साथ साथ NaOET मतलब कि इथॉक्साइड आयन, विच इज अ वेरी वेरी गुड बेस। तो कार्बोनिल कंपाउंड में जो रिएक्शंस है वो बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर ही लेते हो। कार्बोनिल कंपाउंड में मोस्ट कॉमन रिएक्शंस क्या होती है, या तो हैलोफॉर्म होता है, या एल्डोल होता है, या कैनिजारो होता है। ये तीनों रिएक्शंस, सॉरी हैलोफॉर्म रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती है, और ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता फिर वहाँ पे कैनिजारो करवा देते हैं। या फिर कार्बोनिल कंपाउंड में और क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ORM1 में आपने पढ़ा है। तो यही सारी पॉसिबल रिएक्शंस है। यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, OAT और Na+OAT-, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कि ये एसिडिक प्रोटॉन को तो रिमूव करेगा। तो उस कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके इनोलेट आयन बना सकता है। लेकिन यहाँ पे भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, और इस अल्फा हाइड्रोजन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ क्लोरीन -I। तो ये रिमूव नहीं करेगा, पहले आप ये रिमूव करवाओ।
तो इस तरीके से कुछ इनोलेट आयन टाइप यहाँ पे बनेगा। वहाँ पे अपने पास कार्बोनाइन टाइप बन गया, तो ये इसके ऊपर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा। ETOH अपने पास OH माइनस ने H+ को रिमूव किया था, तो ETOH का मॉलिक्यूल अपने पास प्रेजेंट है। ये एसिडिक प्रोटॉन निकाल लेगा तो वापस से ETO माइनस यहाँ पे H+ आ गया। अब इस तरीके का कोई प्रोडक्ट आपको दे रखा है क्या ABCD ऑप्शन में? बिल्कुल भी नहीं। तो आगे देख लो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है, एक लीविंग ग्रुप है। ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करके लीविंग ग्रुप को हटा देगा, इपॉक्सी यहाँ पे बन जाएगा। फिर यहाँ पे O के ऊपर पॉजिटिव होगा, H+ होगा, तो H+ को निकालने के बाद एक न्यूट्रल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो एक ये प्रोडक्ट हो सकता है, और ये प्रोडक्ट आपको दे रखा है C ऑप्शन में। ये एक जो प्रोडक्ट आपने बनाया ये तो चलो बनेगा, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो अदर ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं वो ऑप्शंस में जो प्रोडक्ट है वो एकदम गलत बना रखे हैं, मतलब किसी भी एक सूटेबल मैकेनिज्म को फॉलो करके वो नहीं बन रहे। तो फिलहाल आपके पास केवल आंसर C ही लगा सकते हैं। यहाँ पे इपॉक्सी रिंग का फॉर्मेशन कर देना, क्लोरीन माइनस यहाँ से लीव कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डायग्राम। और डायग्राम में अपने पास क्या है कि एक कंपार्टमेंट है, बीच में एक पार्टीशन बना दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। जैसे ही मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला, दिमाग में सीधा आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आइदर साइड में आपको NaCl का सॉल्यूशन है, AgNO3 का सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन आपको किस में दे रखा है? वाटर में। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर आप P अप्लाई करना चाहते हो, और फिर आपसे ये पूछा है कि एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू अगर 0.2 RT के इक्वल है, 0.2 RT से कम है, 0.2 RT से ज़्यादा है, तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट से राइट होगा, राइट से लेफ्ट होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये अपना सेटअप है, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होता है, मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आपको दे रखा है ना, NaCl, Na+Cl- और Ag+NO3-, इन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होता है, केवल वाटर H2O मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जब भी इस तरीके से अपने पास कोई दो सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन और दूसरा प्योर सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है उससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, एंड दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। अगर कहीं पे हायर कॉन्सेंट्रेशन और कहीं पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की नहीं, सॉल्वेंट की, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव करेंगे। अगर ऐसा है तो नेचुरली हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना चाहिए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस। इसकी वजह से कंपार्टमेंट में जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? पाई इज इक्वल टू ICRT, वो सब भी आपको पता है। दूसरा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर आप मूवमेंट करवाना चाहते हो, ऑपोजिट मूवमेंट करवाना चाहते हो, दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे किया जा सकता है? एक्सटर्नली कोई प्रेशर P अप्लाई करके। ये प्रेशर P का वैल्यू आप कितना अप्लाई करना पड़ता है? जितना नेचुरल मूवमेंट की वजह से ऑस्मोसिस की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेना होने लग जाता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेचुरल फिनोमेना जो ऑस्मोसिस है वो कैसे होगा। यहाँ पर पाई इज इक्वल टू कितना होगा? ICRT। NaCl is an electrolyte which is completely dissociated in water. 1 mole of NaCl will give 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl-। तो डिसोशिएशन के बाद 2 मोल पार्टिकल, डिसोशिएशन से पहले 1 मोल ही था, 2/1 कितना हो जाएगा? I का वैल्यू 2, ICRT। तो 0.1 इंटू 2 इंटू RT, 0.2 RT, यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 2 इंटू RT, 0.4 RT। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ पे देखा जाए तो I इंटू C मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, I इंटू C। C तो क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन। I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट इज हायर। तो यहाँ पर AgNO3 या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो पानी की मात्रा कम होगी।
तो H2O यहाँ पे क्या होगा, लेस, और यहाँ पे H2O क्या होगा, मोर। तो नेचुरल फिनोमिना तो क्या होगा, वाटर की हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये तो नेचुरल फिनोमिना है, स्पॉन्टेनियस, और इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। और बेटा ये कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस कितना है, 0.4 RT 0.2 RT, मतलब कि 0.2 RT का डिफरेंस है। तो अगर आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अगर 0.2 RT से कम है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो ना, अगर ये 0.2 RT से कम है तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने का फायदा क्या है, अभी भी नेचुरल मूवमेंट ही चलता रहेगा, मतलब वाटर इस तरीके से फ्लो करता रहेगा, ऑस्मोसिस। अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया 0.2 RT के इक्वल, तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर मान लीजिए दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के बराबर हो जाता है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप। अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपने 0.2 RT से ज़्यादा लगा दिया तो फिर रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेना चालू हो जाएगा। और रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेना क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ मूवमेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप ऑप्शन A, B, C तीनों करेक्ट मिलेंगे। जब इक्वल प्रेशर है 0.2 RT के, देयर इज नो मूवमेंट। ग्रेटर प्रेशर है तो मूवमेंट आपका इस तरफ होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, और प्रेशर अगर लेस है तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट होगा। AgCl इज प्रेसिपिटेटेड इन द राइट कंपार्टमेंट फर्स्ट। AgCl का राइट कंपार्टमेंट में प्रेसिपिटेशन होगा। तो बेटा AgCl का प्रेसिपिटेशन होने के लिए Ag प्लस को Cl माइनस चाहिए, तो Ag प्लस को Cl माइनस तो कभी मिलना ही नहीं है, बिकॉज Cl माइनस कैन नॉट मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओनली सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स कैन मूव। Ag plus cannot meet Cl minus, therefore AgCl precipitation will not occur. तो D option is incorrect. Question number 8 only A, B, C options are correct. चलो क्वेश्चन नंबर 9 या 10 ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों कॉम्प्रिहेंशन आप देखो। First comprehension, two electrolytical cells are connected in series in which platinum electrodes are used for electrolysis of dilute NaCl solution and very dilute NaCl solution in the second cell. दो सेल इलेक्ट्रोलिटिकल बना रखें, फर्स्ट में डाइल्यूट एक्वस NaCl और सेकंड में वेरी डाइल्यूट एक्वस NaCl। एक्वस मतलब वाटर इज अ सॉल्वेंट। और कनेक्ट आपने किस में कर रखा बेटा, सीरीज में। लेट अस से यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड है, डाइल्यूट NaCl और वेरी डाइल्यूट NaCl। तो यहाँ पे NaCl तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे NaCl बहुत कम होगा, वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। सेल 1 एंड सेल 2। क्वेश्चन नंबर 9 में तो आपको यही बोला है कि सेल 1 में कैथोड और एनोड पे क्या लिबरेट होगा और सेल 2 में कैथोड और एनोड पे क्या लिबरेट होगा। किसी भी डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस आप कर सकते हो, कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा। ये सब हम कहाँ से निकालते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और फिर इसमें आपको बताया था जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था तो केवल एक ही एक्सेप्शन है, वो किसका, NaCl वाले का। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सवाल का जो जवाब है वो सही बनेगा। पहला देख लेते हैं। फर्स्ट की अगर बात करें बेटा, यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। एनोड की तरफ कौन मूव करता है, एनाइन, क्योंकि एनाइन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मतलब ऑक्सीडाइज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, Cl माइनस और वाटर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर सकता है, H2O एंड वाटर। Na प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, NS सॉलिड। वाटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो H प्लस जीरो में चला जाएगा तो H2 गैस प्लस 2 OH माइनस। सबको पता है कि Na प्लस का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आता है वाटर का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेना। तो वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वाटर विल रिड्यूस एंड Na प्लस विल नॉट रिड्यूस। तो चाहे फर्स्ट सेल हो चाहे सेकंड सेल हो, कैथोड पे तो अपने पास हाइड्रोजन गैस की रिलीज होगा। सेकंड में केवल एनोड वाला लिख देता हूं क्योंकि कैथोड वाला तो कॉमन है। चलो, क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, क्लोरीन 2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वाटर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनता है,
ऑक्साइड ऑक्सीजन -2 में प्रेजेंट है तो किस में चला जाता है, 0 में, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है +4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, Cl2 गैस +2 इलेक्ट्रॉन, O2 गैस +4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सीधा आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखना कि जो क्लोरीन माइनस है और जो वाटर है, क्लोरीन माइनस और वाटर में जो वाटर है इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए। और क्लोरीन माइनस ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, मतलब Cl2 गैस नहीं रिलीज होगा, O2 गैस रिलीज होना चाहिए। लेकिन यहीं पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो वाटर का ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ना बहुत स्लो होता है, तो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ओवर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। तो काइनेटिकली, नॉट थर्मोडाइनमिकली, नॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाइज, काइनेटिकली क्लोरीन माइनस का जो ऑक्सीडेशन है वो फास्ट होता है। ओवर वोल्टेज अप्लाई करने पे क्लोरीन माइनस का जो ऑक्सीडेशन है वो फास्ट होता है, तो क्लोरीन 2 गैस रिलीज होता है। तो पहले सेल में एनोड पे क्या रिलीज होगा बेटा, क्लोरीन 2 गैस। जब डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन है तो इससे आपको क्लोरीन 2 गैस रिलीज होगा एनोड पे, और ये बेसिकली अपने पास क्लोरीन गैस का एक तरीके से कमर्शियल प्रोडक्शन भी आप मान सकते हो। लेकिन जो सेकंड सेल है इसमें एनोड पे फिर कौन रिलीज होगा, O2 गैस, क्योंकि वेरी डाइल्यूट NaCl है। तो NaCl तो मतलब बहुत ही कम है, वैसे ही वाटर ही सबसे ज्यादा है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होकर आपको क्या मिलेगा, O2 गैस। ये एक एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए। थर्मोडाइनमिकली या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाइज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज हायर, देयरफॉर वाटर शुड ऑक्सीडाइज, बट एट ओवर वोल्टेज काइनेटिकली क्लोरीन माइनस ऑक्सीडाइजेस एंड Cl2 गैस इज रिलीज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अब देख लो स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। इन फर्स्ट सेल क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, बिल्कुल सही है। इन सेकंड सेल O2 इज लिबरेटेड एट एनोड, बिल्कुल सही है। इन बोथ सेल हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, ये भी सही है। इन बोथ सेल O2 इज लिबरेटेड एट एनोड, डी ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें के स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड ऑफ द टू सेल विल बी। दोनों के एनोड पे जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उनका मास रेशियो क्या है, ठीक। तो ये सेल 2 है और ये सेल 1 है, सीरीज में कनेक्टेड, दोनों में से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा। लेट अस से कि दैट इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इज व्हाट, अस्यूम कर लेता हूँ कि इक्वल अमाउंट ऑफ करंट में कितना पास कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ये चल रहा है ना और इधर ये चल रहा है, ठीक है। लेट अस से कि 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड, तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से O2 गैस कितना रिलीज हो रहा है बेटा, 1 मोल। सेकंड सेल है ये फर्स्ट सेल है, सॉरी फर्स्ट सेल में तो क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। तो चलो फर्स्ट सेल पे आ जाते हैं। फर्स्ट सेल में क्या रिलीज हो रहा है, क्लोरीन गैस और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट अस से कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड। यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पास हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको क्या मिला, 1 मोल क्लोरीन। तो यहाँ पे भी 2 मोल पास करना है, 4 मोल से कितना मिलता है, 1 मोल, तो 2 मोल से कितना मिलेगा, हाफ मोल। तो कितना हो गया, 71 डिवाइडेड बाई O2 हाफ मोल कितना होता है, 16 ग्राम। तो अपने पास 71 डिवाइडेड बाई 16 का रेशियो आ जाएगा, और ये रेशियो बेसिकली क्या है, रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड एट एनोड इन द 2 सेल। तो 9 और 10 एकदम आसानी से हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 पे आ जाते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास SN1 और SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कुछ दे रखा है। तो SN1 और SN2 के बारे में आपको सब कुछ पता है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सीधा आप क्वेश्चन देखो 11, द रिएक्शन ऑफ S2 ब्रोमोब्यूटेन विद OH माइनस टू प्रोड्यूस R2 ब्यूटेनॉल इज। तो S2 ब्रोमोब्यूटेन से R2 ब्यूटेनॉल आप बना रहे हो, तो ये रिएक्शन बेसिकली कौन सी हो सकती है, SN1 या SN2।
और फिर उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शंस में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, चेक कर लेना कौन सा सही है। 11 S2 bromobutane, let us say कि this is S2 bromobutane, OH माइनस अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा और ये R2 ब्रोमोब्यूटेनल बन रहा है। अब ये रिएक्शन आपको क्या करना है, SN1 गैस करना है या SN2 गैस करना है, उसी के बाद आपके ऑप्शंस करेक्ट आएंगे। तो कई लोग तो पता क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ कि सर 2 डिग्री हैलाइड है और हैलाइड का जो कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या दे रखा है, S जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, प्रोडक्ट बना, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया R, कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया इन्वर्सन। और जहाँ कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन होता है वहाँ कौन सी रिएक्शन होती है, SN2। गलत है बेटा, R से S बन गया तो आपने इसको क्या बोल दिया, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन। बिल्कुल गलत है बेटा, ऐसा थोड़ी है। अगर यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे तो वहाँ पे R बन गई तो इसको इन्वर्सन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ये अपने पास ब्रोमोब्यूटेन है, वो अपने पास ब्रोमो अल्कोहल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बराबर नहीं है, दोनों में ग्रुप्स ही इक्वल नहीं है। तो मान लो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो उसका S अगर है तो उसके S और इसके R में कोई रिलेशनशिप थोड़ी बोल सकते हो आप, दोनों कंपाउंड ही अलग अलग है। कॉन्फ़िगरेशन के इन्वर्जन का मतलब ये नहीं होता कि R से S बन जाए, S से R बन जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाए, D से L बन जाए, L से D बन जाए, नहीं बेटा। कॉन्फ़िगरेशन के इन्वर्जन का जो मतलब है वो पूरा एकदम स्टीरियोकेमिकल ओरिएंटेशन के साथ आपको लेना है। कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन का मतलब ये है, जैसे देखो आप HDTCl OH माइनस, अब Cl माइनस अपने पास राइट साइड लगा हुआ है तो OH माइनस लेफ्ट से अटैक करवा लो तो D इधर चला जाएगा, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे इस कायरल कार्बन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है और इस कायरल कार्बन का क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये कोई नहीं जानता, वो तो केवल आप CIP सीक्वेंस रूल को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, बट इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन उसका मीनिंग ये होता है। तो R से S या S से R बन रहा है, इसका मतलब SN2 इन्वर्सन नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन SN2 ही है। उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, सीधी सी बात है बेटा, एक सिंगल रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। SN2 में इन्वर्सन का एक सिंगल प्रोडक्ट ही तो आपको मिलता है, SN1 में तो रेसमाइजेशन होता है, 2 प्रोडक्ट आपको मिलता है, तो सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, मतलब कि SN2 ही हुआ है। अब SN2 हुआ है तो ऑप्शंस में क्या दे रखा है, जो रिएक्शन है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर इन 2 ब्रोमोब्यूटेन ओनली, फर्स्ट ऑर्डर इन 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड फर्स्ट ऑर्डर इन OH माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे जो SN2 का रिएक्शन है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में आपसे ये बताया गया है कि ब्रोमोब्यूटेन पे या OH माइनस पे किस ऑर्डर के हिसाब से इस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो आप खुद देख लो, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना आप जानते ही हो। रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, RDS स्टेप पे। SN2 में तो बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और यही स्टेप RDS है, यही स्टेप एलिमेंट्री भी है। सिंगल स्टेप रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस। किसका पार्टिसिपेशन है, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दोनों का पार्टिसिपेशन है। तो ROR इज इक्वल टू K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेस्ट फॉर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो OH माइनस के रेस्पेक्ट में और RBR के रेस्पेक्ट में दोनों में यूनिमॉलिक्यूलर है। तो फर्स्ट ऑर्डर इन 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड फर्स्ट ऑर्डर इन OH माइनस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा B। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 12 तो एकदम आसान है बेटा, MeOCH2Cl रिएक्शन आपने किया है K प्लस Cn माइनस, तो Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। सुपर 1 डिग्री कार्बन एटम है, 1 डिग्री कार्बन एटम में अपने पास क्या होता है, SN2 ही सपोर्ट होता है। और वैसे भी SN1 हो या SN2 हो, दोनों से प्रोडक्ट तो आपको एक ही मिलने वाला है। तो प्रोडक्ट क्या मिल गया, MeOCH2Cl। कितना आसान सा प्रोडक्ट इसमें बनाना था, केवल लीविंग ग्रुप हटाओ, न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दो, सीधा ही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। लास्ट सेक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, तो क्वेश्चंस का आंसर आपको इंटीजर में रिपोर्ट करना है। एक बात अच्छे से देख लेना कि आंसर निकालने के बाद भी आंसर को रिपोर्ट कैसे करना है। तो क्वेश्चन के एंड में लिखा होता है, जैसे आंसर आपका आ गया 36, आप 36 को कैसे रिपोर्ट करना है। जैसे मान लो 36 में 3 और 6 के जो डिजिट का सम करके एकदम सिंगल डिजिट तक लेके जाओ। कभी कभी ऐसा रिपोर्ट करने के लिए बोल देते हैं, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का बोल देते हैं, कभी स्क्वायर रूट करके रिपोर्ट करो, कभी आप जो भी आपका आंसर आया उसमें 10 का डिवाइड करके रिपोर्ट करो, जूल में आंसर आया किलो जूल में रिपोर्ट करो।
तो आंसर निकालने के बाद भी आपको ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में आपको आंसर रिपोर्ट किस तरीके से करना है, क्या बोला गया है। तो फिलहाल आप देखो क्वेश्चन नंबर 13, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। एक फोटोन मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, फोटोन की एनर्जी आपको दे रखी है और मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन दे रखा है। तो फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है तो फोटोन का स्ट्राइक करने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है ना। वर्क फंक्शन से ज़्यादा की एनर्जी आपको चाहिए, और अगर मान लीजिए कि ज़्यादा एनर्जी अगर आपने दे रखी है तो वर्क फंक्शन में तो यूटिलाइज हो ही जाएगा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, और बाकी जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास एज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोर होता है। तो ये अपने पास मेटल सरफेस है, फोटोन आ रहा है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पक्की बात है कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज होगा, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, गिवन माइनस यूटिलाइज्ड। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन अब ट्रैवल कर रहा है। If uncertainty in position of this electron is 25 by 4 pi angstrom, then uncertainty in measurement of de Broglie wavelength in angstrom. Uncertainty in position of electron दिया हुआ है, uncertainty in de Broglie wavelength पूछा है, डेल्टा एक्स आपको दिया हुआ है, डेल्टा लैम्डा आपको पूछा है। तो डेल्टा लैम्डा के रेस्पेक्ट में आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्या आता है, सब आपने डिराइव कर रखा है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये गिवन है, ये आपको निकालना है। और ये भी आपको नहीं पता ये इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है वो तो आपको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो आपको नहीं पता। तो कोई भी मूविंग पार्टिकल का वेवलेंथ होता है, ये आपने कहाँ पढ़ा है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपके पास किसी भी मूविंग पार्टिकल का वेवलेंथ कितना आता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी विच इज इक्वल टू एच बाई 2m के। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू पता है, लैम्डा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। और इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपने ऑलरेडी रखा है इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1e, इस इलेक्ट्रॉन को अगर v पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आप दौड़ाओगे तो v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, 1e इंटू वी। और इस काइनेटिक एनर्जी के साथ जब ये एक्सेलरेट होता है तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना आएगा, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज आप पुट करके जब निकालते हो ना तो केवल अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस v जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है उसकी वैल्यू आपको पुट करनी होती है। दोनों फॉर्मूला एकदम सेम है, बस यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाया हुआ है। लेकिन याद रखना इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया आपने, तो ये इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के लिए ही फॉर्मूला वैलिड है, और ये तो जनरल फॉर्मूला किसी के लिए लगा सकते हो। तो बताइए इलेक्ट्रॉन जो अपने पास है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इस सिचुएशन को आप ऐसा भी तो अज्यूम कर सकते हो ना कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास चार्ज होता है 1e, उसको पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट से दौड़ाया जा रहा है। 1.5 वोल्ट से दौड़ाओगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 1.5 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1e विच इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उसको मैंने अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया 1.5 वोल्ट से, तो ये कितना हो जाएगा, √100 कितना हो जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम। तो 10 एंगस्ट्रॉम अपने पास आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है। अनसर्टेनिटी में कितनी पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी है, 25 बाई 4 पाई एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम गया, 4 पाई गया, 25 का 100 में डिवाइड करेंगे तो 4 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी है ये एंगस्ट्रॉम में ही आपको कैलकुलेट करना था, कितना आंसर आ गया, 4 एंगस्ट्रॉम। तो इंटीजर टाइप में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। A hydrocarbon A gives 1 mole of 2,5-ketohexanal, 1 mole of glyoxal and 1 mole of acetaldehyde on reductive ozonolysis. How many isomeric structures including stereoisomers are possible for hydrocarbon A? तो बेसिकली किसी हाइड्रोकार्बन के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं और प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट आपको बनाना है।
अब कितने रिएक्टेंट आप बना सकते हो, और हर किसी रिएक्टेंट के जितने भी स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल है सबको काउंट करके आपको बताना है। तो इस पेपर में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है और सबसे लेंथी क्वेश्चन भी यही होगा। कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं और उससे 1 मोल ऑफ 2,5 डाइकीटो हेक्सेनल, हेक्सेनल ये हो गया हेक्सेनल, और 2,5 डाइकीटो, एक तो ये मिल गया। 1 मोल ऑफ ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल इज 2 कार्बन एल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन एल्डिहाइड। 1 mole is obtained on the reductive ozonolysis of हाइड्रोकार्बन A। तो हाइड्रोकार्बन A के आपको सारे स्टीरियो आइसोमर बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। क्या करना है बेटा, जहां पर भी डबल बॉन्ड बना हुआ ना उन सारे डबल बॉन्डों को आपको कंबाइन करके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड जब कंबाइन करेंगे तो 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, जैसे अगर आप इसको इसमें कंबाइन करते हो तो इसमें एक डबल बॉन्ड बचेगा, 4 डबल बॉन्ड कंबाइन हो जाएंगे, वो एक डबल बॉन्ड इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसको इसके साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं, इसको नाम दे देता हूँ 1 2 और इसको दे देता हूँ 3 4 5, इसको दे देता हूँ 5। तो आप ऐसा करो कि 1 2 के साथ कंबाइन कर लो, 1 5 के साथ कंबाइन कर लो और 2 5 के साथ कंबाइन कर लो, तो टोटल 4 C डबल बॉन्ड कंबाइन होकर 2 C डबल बॉन्ड C दे देंगे और एक C डबल बॉन्ड लेफ्ट होगा जिसको इस C डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन कर देंगे। एक तो ये अपने पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, इसी के अंदर C डबल बॉन्ड कंबाइन हो जाए तो 1 2 कंबाइन होगा तो 5 वाला बचेगा, और फिर 5 वाले को आप किसके साथ कंबाइन करोगे, एसिटल्डिहाइड के साथ अगर आपने कंबाइन कर दिया तो फिर खत्म है, फिर आप इसको किसके साथ कंबाइन करोगे, तो आप एसिटल्डिहाइड के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, आपको इसको बेसिकली ग्लाइऑक्सल के साथ ही कंबाइन करना पड़ेगा। और जब ग्लाइऑक्सल के साथ कंबाइन करोगे तो एक C डबल बॉन्ड बचेगा एंड दैट विल बी कंबाइंड विद CH3 C डबल बॉन्ड H। तो ये आपको पता चल गया। 1 2 को कंबाइन किया तो 5 बच गया, 5 के साथ ग्लाइऑक्सल को कंबाइन करो, फिर एसिटल्डिहाइड को कंबाइन करो। 1 2 को कंबाइन आप कर सकते हो क्या बेटा, 1 2 को तो कंबाइन नहीं किया जा सकता, यहाँ पे कैसे कंबाइन करोगे, साइक्लिक प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं यहाँ पर, 1 2 को नहीं कंबाइन कर पाएंगे हम। हाइड्रोकार्बन अल्कीन ही आपको बनाना है। ठीक है, तो आप केवल किसको कंबाइन कर पाओगे साइक्लाइजेशन के लिए, 2 को 5 से तो 1 बचेगा और 1 को 5 से तो 2 बचेगा। ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करके बता दी है। अब इन सबको कंबाइन आप कर लेना, सभी के स्टीरियो आइसोमर काउंट करना, टोटल आंसर आ जाएगा बेटा इसका 14 आंसर आएगा शायद। जैसे मान लो कि ये देख लेता हूँ, 1 2 के साथ आपने ग्लाइऑक्सल को कंबाइन किया, 5 बच गया, 5 को इसके साथ करेंगे, यहाँ पे साथ किसी के साथ ग्लाइऑक्सल को ही कंबाइन कर रहा है, और फिर उसके बाद CH3CHO को। तो 1 2 के साथ अगर आपने ग्लाइऑक्सल को कंबाइन करोगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ये बन जाएगा ऐसा, और इस कार्बन के आगे क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गए ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके साथ एसिटल्डिहाइड अगर आपने कंबाइन किया तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा जिसका CH3। तो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो 1 मोल ये 1 मोल ये 1 मोल ये सब मिलेगा आपको। अब इसमें इस पाई बॉन्ड पे तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता नहीं है, 4 की रिंग में काइरल कार्बन है नहीं, इस पाई बॉन्ड पे GI पॉसिबल है, टोटल 2 स्टीरियो आइसोमर इसके हैं। और इस तरीके से आप बाकी सभी को कंबाइन कर लेना, ग्लाइऑक्सल के साथ कंबाइन करना, फिर CH3CHO से ग्लाइऑक्सल के साथ कंबाइन करना है CH3CHO से, इसको ग्लाइऑक्सल के साथ कंबाइन करके फिर बाद में CH3CHO से कंबाइन करना है, और ये जो 3 कार्बन का अपने पास एल्डिहाइड दे रखा है
इसको इंटरनली कंबाइन करके इंटरनली एक साइक्लिक रिंग बनानी है। सारे प्रोडक्ट आप बना लेना, टोटल अपने पास 14 पॉसिबिलिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। What is the order of reaction for which the graph of T half versus log A naught is given in the figure where A naught is initial concentration? तो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए T हाफ की वैल्यू A नॉट के साथ किस तरीके से प्रोपोर्शनल होती है, ये तो आपको पता ही है। T नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A नॉट रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन यहाँ पे यही इंफॉर्मेशन कैसे दिया हुआ ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऑर्डर की ये रिएक्शन हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है। जो इक्वेशन आपको पता है ना, उस इक्वेशन से आप क्या करो, इसने जैसे ग्राफ बना रखा है उसी y और x एक्सिस में ग्राफ बना दो और दोनों को बेसिकली कंपेयर कर लो। कंपेयर करने से कहीं ना कहीं ऑर्डर n की वैल्यू आपको पता चलेगी। ग्राफ इसका देखो आप ऐसा बना हुआ बेटा, थीटा की वैल्यू और tan थीटा अपने पास -1, स्लोप इसकी -1 है, log a नॉट और log t हाफ में ग्राफ है। बस इक्वेशन क्या होता है किसी भी nth ऑर्डर के लिए, T half is inversely proportional to 1 upon E naught raised to power n minus 1। तो T half is equal to क्या हो सकता है बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटा दो ना, लेट अस से कि K इंटू E naught raised to power n minus 1 log T half is equal to log K प्लस, ऐसा करता हूँ माइनस ही कर देता हूँ, log और n minus 1 आ जाएगा यहाँ पे log A naught। तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। एक्स एक्सेस पे log a नॉट है, y एक्सेस पे अपना log t हाफ है, तो स्लोप अपने पास हो जाएगा -n minus 1, -n minus 1 इज इक्वल टू -1, n minus 1 इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू कितना हो गया 2। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये ग्राफ आपको दे रखा था, t हाफ वर्सेस log a नॉट का जो ग्राफ है, इससे आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है। Question number 16. How many of the given ligand are exclusively bidentate ligand with identical donor atom? तो पहली बात तो सारे लिगेंड में पता करना पड़ेगा कि बाइडेंटेड कौन है, और बाइडेंटेड में भी जो डोनर एटम है, दोनों डोनर एटम क्या होने चाहिए, सेम। स्टार्ट करते हैं इन। इन किसको बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन। ये हो गया इथाइलिन और ये हो गया डाइअमाइन। बोथ डोनर एटम्स आर सेम। ग्लाइऑक्सामेट आयन, सॉरी ग्लाइसिनेटो है, तो ये ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर होती है, ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेटो। एन डोनर ओ डोनर हटाओ बेटा इसको, एक्स ऑक्सलेटो होता है, ये ऑक्सैलिक एसिड है और ऑक्सैलिक एसिड में से H+ हटाओ तो ऑक्सलेटो आयन बनता है। अगेन बाइडेंटेड है विद बोथ डोनर एटम्स आर सेम। डाइईन, इसको तो वैसे ही हटा दो, डाइईन डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन, ट्राइअमाइन टेट्रा ट्राइडेंटेड होता है, और डाइपाई डाइपाई डाइपिरिडीन। बाइडेंटेड है। अभी तक कितने आ चुके हैं, 3 तो ऐसे आ चुके हैं जो कि बाइडेंटेड हैं और जिनमें आइडेंटिकल डोनर एटम है। इसके बाद क्या है, पाइरिडीन। पाइरिडीन इज मोनोडेंटेड, SCN आइसोथायोसाइनेट मोनोडेंटेड। ट्राइईन, ट्राइईन को क्या बोलते हैं, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन। टेट्राअमाइन मतलब टेट्राडेंटेड है, ये हटाओ। EDD है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, हेक्साडेंटेड है। तो केवल तीन ही बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे हैं जिनमें कि दोनों जो डोनर एटम है वो आइडेंटिकल है। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर थर्मोडाइनमिक प्रोसेस आपको दे रखा है। उस थर्मोडाइनमिक प्रोसेस को 2 अलग अलग पाथ से आप ऑब्टेन करते हो। एक पाथ में आपके पास डेटा दे रखा है, दूसरे पाथ का डेटा आपको बताना है। A, C, B और D, इधर से इधर जाओ और इधर से इधर जाओ। ACB से अगर आप जाते हो, when a system is taken from state A to state B along path ACB as shown in the figure, 8 joule of heat flows into the system, मतलब +8, and system वर्क करता है तो बेटा माइनस। तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना होता है, Q प्लस W। डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 जूल। और A से B जाना है तो C के थ्रू जाओ, D के थ्रू जाओ, डेल्टा U की वैल्यू तो क्या होगी बेटा, सेम होगी, बिकॉज U इज व्हाट, स्टेट फंक्शन।
इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट इनिशियल और स्टेट फाइनल अगर सेम है तो इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस होता है स्टेट फंक्शन का, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो दोनों में फिर क्या आएगा, सेम। ये अपना पाथ फंक्शन है, ये अपना पाथ फंक्शन है, ये अपना स्टेट फंक्शन है। ADB इसका देखो, how much heat flows into the system along the path ADB if the work done by the system is 4 joule? Work done by the system और हीट आपको निकालनी है, डेल्टा यू आपका अगेन कितना होगा, 5 ही होगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, 5 इज इक्वल टू क्यू आपको निकालना है, डब्ल्यू कितना है -4, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 + 5, 9 जूल हो जाएगा। तो सेकंड जो अपना पाथ है, अगर इसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, सॉरी इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑब्टेन करते हो तो आपको इस सिस्टम के अंदर 9 जूल का हीट इंसर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन आयनिक एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड? तो आयनिक कंपाउंड है मतलब कैटायन एनायन प्रेजेंट होना चाहिए और कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो कोवलेंट बॉन्ड कब हो सकता है, जब कैटायन बहुत बड़ा हो, एनायन बहुत बड़ा हो और एनायन और कैटायन के फॉर्मेशन में उसके अंदर कुछ कोवलेंट स्ट्रक्चर्स हो, कोवलेंट बॉन्ड्स हो। जैसे मान लो कि सोडियम सल्फेट है, अब सोडियम सल्फेट इज व्हाट, Na2SO4, Na प्लस एंड SO4 2 माइनस, आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब Na प्लस तो यूनी एटॉमिक है, तो Na प्लस में तो चलो कोई बॉन्ड वगैरह हो नहीं सकता, लेकिन सल्फेट आयन तो है। सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड सभी तो हैं, पाई सिग्मा बॉन्ड मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड है। तो Na2SO4 एक ऐसा अपने पास कंपाउंड हो गया जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड तो था ही सही और जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लो, वैसे तो आप बना ही दोगे, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी देख लो बेटा। N2 इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, कोई आयनिक बॉन्ड तो होगा नहीं यहाँ पे। Na N3 तो Na प्लस N3 माइनस, N3 माइनस अजाइडाइन बना लो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में खूब सिग्मा पाई बॉन्ड आपको मिलेंगे, तो आयनिक कोवलेंट दोनों हैं। Li3N तो Li प्लस है और N3 माइनस है, मोनो एटॉमिक है, आयनिक तो है लेकिन कोवलेंट कहाँ से लाओगे। HCl कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक नहीं है। KO2 K प्लस O2 माइनस, आयनिक बॉन्ड है और O2 माइनस में कोवलेंट बॉन्ड मिलेंगे। CaC2 तो कैल्शियम 2 प्लस है, C2 2 माइनस, C2 2 माइनस ऐसा होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड रहे, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। H2C2 कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन आयनिक बॉन्ड तो है नहीं, कार्बन के कंपाउंड वैसे भी कोवलेंट ही होते हैं। KCN K प्लस CN माइनस, CN माइनस के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होंगे और K प्लस CN माइनस के अंदर आयनिक बॉन्ड है। NH4Cl आयनिक बॉन्ड तो है ही सही, NH4 प्लस में कोवलेंट बॉन्ड होंगे ही सही। और Na3AlF6 तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, Na प्लस प्रेजेंट है, AlF6 3 माइनस प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड तो है और AlF6 इसके अंदर 6 सिग्मा बॉन्ड अपने पास, मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड होंगे ही सही। और B2H6 बेटा, B2H6 में कोई आयनिक बॉन्ड तो होता नहीं है, यहाँ तो केवल ये BH3 की डाइमराइज्ड फॉर्म है, केवल कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड कोई कैटायन एनायन तो अपने पास है नहीं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 स्ट्रक्चर्स आर देयर व्हिच हैज बोथ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे अपने पास FST 33 का ये जो पेपर 2 है कंप्लीटली डिस्कस हो जाता है।